हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम लोग इस एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, जो कि है आपकी 3.4.3 एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन है जिसको हम आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखना है। जिसने भी कॉपी पेन नहीं लिया है वो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि हमें इसमें लिखने पड़ेंगे। और जो 2 क्वेश्चन आज मैं 4.2 एक्सरसाइज के करवाने वाला हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक दो बातों को और आपको याद रखना है कि ये क्लास 10 बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है उनके एग्जाम में भी आते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, आगे अगर मैं कुछ बात करूं तो एक चीज और है, वो है आपको कि टेलीग्राम ग्रुप जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक हमारा इंस्टाग्राम पेज और है, एक इंस्टाग्राम पेज और है। तो जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उधर से आगे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो क्यूज वगैरह हो जाते हैं कभी कभी वो हम अपलोड कर देते हैं, और जो जीके के फैक्ट्स हैं वो हम पोस्ट के रूप में उधर अपलोड कर देते हैं। बात करो अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह किसी चीज की चाहिए होती है तो वो सीधा आपको कहीं नहीं जाना है, आप कहाँ जाओगे भाई, सीधे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हिंदी में से कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है भाइयों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं भाई हम यहाँ पर अपना, जो कि क्या रहने वाला है अपना जो कि क्वेश्चन क्या रहने वाला है वो है आपका ये। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। देखिए समकोण त्रिभुज की बात करी गई है, तो आप समकोण त्रिभुज का मतलब सभी लोग जानते होंगे कि कैसा होता है भाई। समकोण जो त्रिभुज है वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। यहां पर मैं बात करूं कि ये चीज जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। कितने की होती है, 90 डिग्री की। और इसे अगर मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसे बी मान लिया, इसको सी मान लिया। देखिए ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस, मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कण कहते हैं भाई। क्या कह देते हैं भाई, कण कह देते हैं। और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, आधार। क्या कह देते हैं भाई, आधार। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसे क्या कहते हैं, लंब, परपेंडिकुलर। क्या कह देते हैं इसे, लंब। इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये चीज है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या चीज बात करी गई है, इसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये हाइट आधार से, मतलब ये नीचे दिया गया है, इससे कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या करता हूं, इस आधार को मान लेता हूं। मैं इसमें लिखूंगा कि माना, मैं क्या लिखूंगा भाई, माना। मैं आधार को लेट कर लेता हूं, आधार को ही मान लेता हूं, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि हम लोग अभी इसे किस तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हम लोग इसे गुणनखंड विधि द्वारा इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो 2 क्वेश्चन ये मैं कराऊंगा ये गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करने हैं हमको। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज का आधार जो मैंने मान लिया है वो x सेंटीमीटर मान लिया है। अगर इसकी अब ऊंचाई की बात करूंगा भाई, अगर इसकी ऊंचाई की बात करूंगा तो देखिए क्या बोला गया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो मेरा ये हो गया, अब 7 माइनस करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा, कण हमारे पास दिया गया है, कण हमारे पास दिया गया है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप जानते हो, मैं इधर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि कण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपने सभी ने पढ़ा रहा है।
तो देखिए क्या होता है भाई, कण का स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, सॉरी इधर लिखना है मेरे को क्या, लंब का स्क्वायर। ऊंचाई मतलब इसमें क्या हो गया, लंब का स्क्वायर। ये सभी आपने पढ़ रखा है, ठीक है भाई। चलिए तो इसको आपको इस तरीके से ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। चलिए अब आप आगे चल लेते हैं। तो देखिए भाई, मेरे को कण का स्क्वायर कितना है, मतलब 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू आधार कितना है मेरे पर, तो आधार मैंने x माना है, x स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस यहां पर मैं लंब कितना माना है मैंने, लंब मतलब इसकी बात करूं ऊंचाई की, ये क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है, मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे पे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई मेरे पर। सिंपली मेरे को इसको सॉल्व करते हुए आगे चलना है बस, और कुछ नहीं करना है बस। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो माइनस 2ab कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14x, और अगर मैं बात करता हूं प्लस का क्या हो जाएगा 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब दोनों का मल्टीपल, तो वो 7 और 2 का इंटू हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा भाई बोलो, तो हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए यहां से सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मैं इधर पेन चेंज कर देता हूं और चलो इससे लिख देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा ये 169 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा माइनस के 14x और माइन प्लस के 49, ये हो गया। अब मैं सिंपली इसको एक तरफ लेकर आता हूं, पहले मैं इस वाले को थोड़ा मेरे को लॉक करना पड़ेगा, अब इस वाले को मैं, एक मिनट, ये मैंने आपको समझा दिया था वैसे तो, चलिए अरे हो जा भाई, तो चलिए ये हो गया, ये ए इधर आ गया, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए मैं यहां से सॉल्व करता हूं, तो देखिए मेरे पर क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, इस वाले पोर्शन को ले रहा हूं माइनस 14x, और इसको मैं उधर भेजता हूं, तो मेरे पे क्या आ जाएगा प्लस के 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 आएगा, यही आएगा कि नहीं भाई, इसको मैं 169 को उधर लेकर जा रहा हूं, तो सेम चीज आएगी मेरे पर, ठीक है। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं, यहां से मैं क्या करूंगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पर, ये हो जाएगा आप पर माइनस के 120 इक्वल टू 0, 120 तो ये हो जाएगा, 9 से 9 जाएगा और 6 में से 4 जाएगा, तो ये आपका 2 बचेगा और ये 1, ठीक है। अब मैं इसमें से पूरे में से क्या चीज कॉमन लूंगा, तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन ले लो, क्योंकि सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन लेकर इसमें दो जीरो की तरफ उसे भेज दूंगा, तो मेरे पर क्या बचेगा इधर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यही सेम चीज बची मेरे पर। बोलो भाई यहां तक ये चीज समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ना। चलिए अब मेरे को क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं मेरे को, इस 60 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस माइनस करके मेरे पर क्या आना चाहिए 7x, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 60, तो क्या आना चाहिए भाई बताओ, तो 12 पंजे 60 और 12, और अगर मैं उसको लेता हूं 5 को, तो माइनस इसको करना पड़ेगा तब जाके ये होगा मेरा, ठीक है, तो ये मेरे को सही लग रहा है, ये दो फैक्टर हो जाएंगे 60 के मेरे, ठीक है भाई। अच्छा तो मैं यहां से क्या करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये थोड़ा वैसा हो गया, चलिए तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हो गया मेरे पर, ठीक है। यहां से मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां से कॉमन क्या आएगा मेरे पे x आ जाएगा कॉमन, ये बचेगा x माइनस 12, ठीक है भाई, x माइनस 12 बचा। यहां से अगर मैं 5 को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा x और माइनस 12 इक्वल टू 0, यहां से मेरे पास देखिए दो चीज कॉमन आ गई, क्या क्या आ जाएंगी भाई बोलो, ये आ जाएंगी, तो मैं इन दोनों को ले लूंगा x माइनस 12
ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे पे सिंपली अब यहां से x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, तो मैं दो वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए मेरे पे दो वैल्यू क्या क्या आएंगी वो इधर देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए एक आएगी मेरे पे x इक्वल टू, जब -12 इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 12 आ जाएगी। ठीक है भाई। दूसरी जो आएगी x की वैल्यू वो क्या आएगी, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -5। अब आप बताइए मेरे पे x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2। क्यों निकल के आई, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हमारे x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 आई। अच्छा, अब हम सर इसमें से x की वैल्यू कौन सी माने, तो आप देख सकते हो कि मैं x की वैल्यू जो मानूंगा पॉजिटिव मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा, और पॉजिटिव अगर मानूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू जब मैं इधर रखूंगा तो देखिए यहां पर तो ये पॉजिटिव वैल्यू रखी मैंने यहां पर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखता हूं, एक मिनट ये हैंग थोड़ा कर रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू जब मैं रखूंगा तो मेरे पर जो x होगा वो क्या निकला, 12 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है भाई। अगर मैं यहां पर रखूंगा तो आप बताइए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। और मेरे पे मेरा कण है ये जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो मेरे पे त्रिभुज की तीनों साइडें निकल कर आ गई, वो क्या आई कि जो मेरे पे कण आया है वो आ गया 13 सेंटीमीटर, और जो आधार आया है वो आ गया मेरे पे 12 सेंटीमीटर, और जो मेरे पे लंब आया है वो आ गया मेरे पे 5 सेंटीमीटर। जिससे कि क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया था वो बोला गया ऊंचाई उसके आधार से, ऊंचाई उसके आधार से कितना कम है भाई, 7 कम है। जैसा बोला हमने वैसा प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह भी देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सिंपली भाषा में अगर मैं आपको ऐसे करके बताऊं कि एक कुटीर उद्योग है, एक इंडस्ट्री है जिसमें क्या है कि कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब एक दिन क्या देखा गया है कि जो एक नग है उसकी जो निर्माण लागत है जो बनाए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। इसमें ये चीज बोली गई है। तो भाई मेरे को नहीं मालूम कितने बर्तन बनाए गए हैं, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, माना। माना, इसको एक बार मैं लॉक कर लेता हूं माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x है। मैंने बर्तनों की संख्या जो मान ली है वो भाई वो x मान ली है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या बोला गया है कि जो बोला गया है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, वो भी क्या कह रहा है कि एक नग की निर्माण लागत। तो मैं लिखूंगा कि एक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत लागत देखिए एक नग की जो निर्माण लागत है बनने में उसे कितना वो लग रहा है, तो वो चीज बोली गई है कि जो बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या के दुगने, अगर मैं बर्तन की संख्या का दुगना कर दूंगा, से 3 अधिक, से 3 अधिक थी। ठीक है, ये ऐसे ही बोला गया है। ठीक है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। अब ये बोल दिया है इसमें भाई, क्या बोल दिया है कि उस दिन जो निर्माण लागत थी वो कितनी थी भाई, 90 रुपए थी। तो मैं क्या कर लिखूंगा उधर कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत जो है वो कितनी थी भाई, 90 रुपए थी। अब मेरे को आप यहां पर एक चीज बताइए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास ये एक पेन है, ये पेन में ऐसे करके एक ये पेन है जिसकी कीमत 10 रुपए है, और मेरे पास ऐसे 10 पेन है, तो आप मेरे को बताइए कि वो कितने के हो जाएंगे। अगर मेरे पे एक पेन मैं बोल रहा हूं 10 रुपए का है, और मैं बोल रहा हूं अगर मेरे पे 10 पेन हो, तो आप मेरे को ये बताइए कि ये एक पेन मेरे पे 10 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे। तो आप कैसे बताओगे कि 10 पेन तो 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज के हो जाएंगे। बताओ भाई, बात सही है या नहीं।
तो सेम मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कुल निर्माण लागत इतने रुपए है तो ये कैसे आई, मेरे पास बर्तनों की संख्या और जो एक पेन की कीमत है उसका मल्टीप्लाई करके, मतलब ये समझ रहे हो ना बात को, मतलब ये क्या है हमारे पास, ये क्या पेनों की संख्या है जो कि मैंने x मानी हुई है, और ये क्या मेरे पे एक पेन का लागत कि कितने का बना वो, तो वो कितने का बना है वो हमने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया जो संख्या है, तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसकी, हाँ भाई इतना इसका खर्चा हुआ है, समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब सेम ये चीज जब मैं ये यहां से निकालूंगा तो आप मेरे को बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, x ब्रैकेट में लिखूंगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक है भाई, जो कुल बर्तनों की जो संख्या है उसमें एक नग के निर्माण की लागत को मल्टीप्लाई करके मेरे पे क्या आ जाएगा, कुल निर्माण लागत। चलिए, अब मैं सिंपली इसको कुछ करूंगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90, ये हो गया, बिल्कुल सही है। यहां से मैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से मेरे को कितने के फैक्टर करने पड़ेंगे भाई बोलो, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 90 का, जब मैं कितने में मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 180। अब मेरे को 180 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करके तो 180 आए और प्लस माइनस करके मेरे पे कितना आना चाहिए भाई 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो चलिए भाई एक बार जल्दी जल्दी फटाफट करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 90, यहां से मैं 2 से करूंगा ये कितना हो जाएगा 45, यहां से 3 से करूंगा ये कितना हो जाएगा 5, और यहां से फिर मैं 3 से करूंगा ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये 1 सिंपली। तो चलिए देख लेते हैं, 5 या 15 होते हैं, ये अगर मैं कर लेता हूं, और ये कितना हो जाएगा 3 से 12 मतलब 6, और ये 12, तो ये 12, ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 में माइनस अगर मैं 12 करूंगा तो मेरे पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 15 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पर वो 180 आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा कि अगर 15 का मैं 10 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 150, और मेरे को 2 में और मल्टीप्लाई करना है तो वो 30 हो जाएगा। तो 150 और 30 कितना होता है भाई बताओ, वो 180 होता है। तो मेरे पे ये समझ में आ गई, तो मेरे को ये दो फैक्टर मिल गए, ये दो मिल गए मेरे को। तो सिंपली अब मैं इसको आगे ऐसे ही सॉल्व करने वाला हूं भाई, देखो किस तरीके से। ये क्या है मेरे पर 2x², ठीक है भाई, प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या करूंगा 2x², और देखिए ये प्लस का है ही है, तो मैं सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 15x², या फिर मैं इसको इधर कर लेता हूं, कुछ नहीं, बात एक ही पढ़ने वाली है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं इधर लिख दूंगा 12 प्लस माइनस ही करना पड़ेगा इधर, हाँ तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं है, माइनस ही कर लेते हैं। इधर आ जाएगा ये 2x², ये हो जाएगा आपका प्लस 15x माइनस 12x और माइनस के 90 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहां से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे यहां से सिर्फ सर x कॉमन आ रहा है, और ये आ जाएगा 2x प्लस 15। ठीक है, ये चीज तो आ रही है कॉमन, बस ओनली x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां से देख लीजिए आप क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे यहां से माइनस के 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पर x, और जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो ये प्लस, ये कितना आ जाएगा भाई, ये यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पर 12, 12 तो आएगी नहीं भाई, 12 तो कॉमन आएगी नहीं, क्या चीज कॉमन आएगी भाई बताओ, यहाँ से आ जाएगी मेरे पर आपका 6। अगर मैं 90 में 6 का माइनस वो डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा ये भाई बोलो, ये जाएगा आपका 1 और 3 5 15 बार, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये कितना बचेगा मेरे पर, ये आ रहा है 2x, और ये इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा तो प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, क्लियर है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अब इसको, ये चीज और ये चीज दोनों कॉमन आ रही है, तो 2x² प्लस 1 सॉरी 5 15 सॉरी, और ये ब्रैकेट हो गया, ये हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये चीज आ रही है ना, ठीक है। यहां से मैं x की कितनी वैल्यू निकल जाएंगी, देखिए भाई ये 15 इक्वल टू 0, तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के 15/2 आ जाएगी। एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू की बात करूंगा तो दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6। अब आप मेरे को बताइए कि दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, क्या हमें माइनस की लेनी चाहिए, क्योंकि
जो संख्या है, बर्तनों की संख्या है, वो कभी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वाली लेंगे। अब हम इसको देखिए यहाँ रखकर देखते हैं। जब मैं इसको 6 को यहाँ रखता हूँ, 6 मेरे पे क्या है, बर्तन है, और उन 6 की कीमत क्या है, अगर मैं उस 6 को इधर रखूंगा तो मेरे पे 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15। तो आप मेरे को बताइए कि उस एक नग को बनाने में जो कीमत लग रही है वो 15 रुपए लग रही है, और 6 बर्तन है मेरे पे, तो 15 चिक्के कितने होते हैं भाई, बोलो 15 चिक्के कितने होते हैं, 90। तो टोटल कॉस्ट मेरे पे ये आ गई या नहीं, बताओ भाई, टोटल कॉस्ट मेरे पे ये आ गई। सेम चीज, बस मेरे को कुछ नहीं करना होता, जैसा जैसा क्वेश्चन बताता है वैसे ही हमको आगे सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलें क्लास को आगे और बढ़ाएं। चलिए, तो अब क्या है आपका, सिंपली आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है यहाँ पर, कौन सी भाई, बोलो 2.4.2, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये यहाँ पर क्या हमारी कंप्लीट हो जाती है, और ये कंप्लीट होने के बाद अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी 4.3। इसमें हम कुछ इसका बेसिक जानेंगे, और बेसिक में हमको क्या सीखना है भाई, बताओ, बेसिक में हमको क्या सीखना है, श्रीधराचार्य सूत्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। और ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है श्रीधराचार्य, उनके नाम पर ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, उन्होंने ही ये फॉर्मूला क्रिएट किया है। जैसे कि आप सब पढ़ सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र एक गणितीय सूत्र जिसका उपयोग द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के मूल, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूं रूट्स निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, सिंपली बात। दूसरा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब समीकरण का रूप इस तरीके का दिया हो, ये चीज आपको याद रखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तरीके, इस तरीके से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एक हमारे पास था गुणनखंड विधि जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई, एक ये था हमारे पास, ये था हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र। अब आप बोलोगे सर जब ये हमारे पास है तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये बताइए। तो वो मैं अभी आपको आगे बताता चलूंगा कि कैसे पड़ रही है। देखिए, जब मैं इधर ही बता देता हूं अगर आपको सिंपली कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत जब हमारे पास ये था तो इसकी जरूरत थी हमको नेक्स्ट वाले की क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और उसके जब फैक्टर नहीं हो रहे थे तब हमको इसकी सूत्र की जरूरत पड़ी। तब हम इस सूत्र के द्वारा हम उसके क्या निकाल सकते थे, फैक्टर निकाल सकते थे। क्योंकि इसमें तो क्या है कि हम लोग हाल बता दिया करते थे कि हाँ भाई फैक्टर ऐसे ऐसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। जब ये चीज भी काम नहीं करेगी, एक ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो फिर ये काम करेगा, इसीलिए श्रीधराचार्य सूत्र की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यह सूत्र भारतीय गणितज्ञ, मतलब एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था वृद्धाचार्य द्वारा, मतलब ये श्रीधराचार्य के द्वारा, मतलब बात करें उनके द्वारा दिया गया था इसका, इसलिए इसका नाम जो है श्रीधराचार्य, इसका श्रीधराचार्य ही है, एक्चुअल में नाम थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, उनके नाम पर ही इसको रख दिया गया। ठीक है भाई, चलिए और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या जानना है हमको। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि किसी भी द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें आपको क्या दिया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका हल या रूट्स की बात करूं तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, बताओ भाई, फॉर्मूला क्या है, वो है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूं, क्या चीज है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लो भाई, इसे अपनी क्या है कॉपी पे नोट कर लो। यहां से हम लोग सीखेंगे कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैसे रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है भाई, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखिए यहां पर जो मैं अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, क्या है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही मेरे पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। ठीक है, अब यहां पर जो मेरे पर x का गुणांक जो दे रखा है
वो है मेरे पर x का गुणांक जो दे रखा है वो ये है, ठीक है। और जो मेरे पे सिर्फ x का गुणांक दे रखा है वो कितना है भाई, b है। और अगर मैं बात करूं जो c है वो एक कांस्टेंट है, c क्या है, वो एक कांस्टेंट है, ये सब चीज आपको बता चुका हूं। ये c क्या है मेरे पे, कांस्टेंट है। और अगर मैं इसकी बात करूं जो हमारे इस फॉर्मूले में है, क्या है भाई, एक बार फिर से फॉर्मूला देखिए, बार बार जब आप लिखोगे तभी आप सीख पाओगे। रूट में मेरे पे क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज है मेरे पर। अब यहाँ पर जो रूट में दे रखा है मेरे को, जो रूट में दे रखा है उसे हम कहते हैं विभक्तर। क्या कहते हैं भाई, विभक्तर। जो कि क्या दे रखा है मेरे पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं हम, डी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बोलो, विविक्तर। ठीक है भाई, विविक्तर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट, डिस्क्रिमिनेट, ये कहते हैं हम इसको। ठीक है भाई, हिंदी में कहते हैं विविक्तर। तो ये हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर होता है, जीरो के, वो डी के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत है। चलिए अब देखिए इसके कैसे केसेस हम लोग समझेंगे यहाँ पर। चलिए तो देखिए भाई, यहां से हम समझते हैं पहले। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब विविक्तर है, इसको मैं इधर हिंदी में भी लिख देता हूं, विविक्तर। ठीक है, के आधार पर अगर मैं रूट्स की बात करूंगा तो देखिए जो मेरे पास जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये चीज मेरे को दी हुई है। ये कहां से मिली मेरे को, जो मेरे पास श्रीधराचार्य का सूत्र था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में जो मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में पूरा अपॉन 2a दे रखा है। अगर मैं इस पोर्शन को किस क्राइटेरिया में, देखिए मैंने कितने, 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। कैसे, 1 2 3। अब देखना कैसे कैसे, अगर मेरी डी की वैल्यू, जो डी की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी आती है, जीरो से बड़ी आती है डी की वैल्यू, मतलब विभक्तर जो मेरा वो है वो डी जीरो से बड़ा आता है, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो देखिए यहां से आपको समझ में आया, अगर मेरा जो डी है मतलब जो विविक्तर है वो जीरो से, मतलब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मेरा जीरो से बड़ा आता है तो इसका मतलब क्या है, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, भिन्न होंगे मतलब, या मैं बोलूं असमान मूल निकलेंगे। ठीक है, अगर मेरा जो डी है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आता है, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे बट समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान होंगे। ये चीजें भी हम अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तब समझ में आएगा हमारे। अच्छा, जब मेरी जो डी है वो जीरो से छोटा आता है, अब देखिए जीरो से जब छोटा आया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, तो वो होंगे भाई कैसे, काल्पनिक। कैसे हो जाएंगे भाई, काल्पनिक हो जाएंगे, या फिर मैं बोलूं कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इधर आप लिख सकते हो काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक मूल। ठीक है भाई, ये भी आप लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये 3 क्राइटेरिया में इस डी को डिफाइन करा गया है। पहला, जब मेरा डी जीरो से बड़ा होगा तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और जीरो से जब छोटा होगा, जीरो से जब छोटा होगा, माइनस में होगा जब मेरा डी, तो जो मूल होंगे वो मेरे कैसे होगा, काल्पनिक होंगे, या फिर मैं बोलूं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीज यहां पर समझ में आ गई होगी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है के आधार पर अगर मैं बात करूं तो रूट्स निकाले जाएंगे वो इस तरीके से निकाले जाएंगे। अच्छा, आपको अगर मैं बात करता हूं इसकी किसकी, कि एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो श्रीधराचार्य सूत्र है हमारा बेसिकली, इसमें देखिए क्या चीज है, अगर इसमें मैं विभक्तर को मतलब डी को अगर मैं शून्य कर देता हूं, डी को अगर मैं शून्य कर देता हूं तब क्या कंडीशन बनेगी मेरे पर। तो देखिए भाई, यहां पर मैं क्या करता हूं कि जो डी है उसको मैं क्या कर देता हूं, शून्य कर देता हूं, या फिर मैं बोलूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर मैं शून्य रख देता हूं तो मेरे पर क्या चीज बनकर आएगी भाई, बोलो,
तो आप बोलोगे सर कि सर ये तो इसमें तो कुछ अजीब से ही बनकर आएगा, क्या आएगा तो एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से मैं इस वाले को पेन को लेता हूँ और ये करता हूँ। यहाँ से देखिए, तो मेरे पर क्या बचेगा भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में मेरे पे क्या बचेगा, 0 हो जाएगा अपॉन में 2a। तो देखिए यहां से जो मेरे पर आएगा वो आएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पर 2a, ये हो जाएगा 2a। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर जो 2a होगा एक्चुअल में यहाँ से क्या वेरिएबल को, एक और x की वैल्यू निकल कर आएगी, वो 2x की वैल्यू निकल कर आएंगी, तो दूसरी भी मेरे पर ये आ जाएगी, दूसरी बार मेरे मेरे पर ये आ जाएगी। तो जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब मेरी डी की वैल्यू शून्य होगी तो मेरे पर जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे। कैसे होंगे भाई, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे भाई बोलो, समान होंगे। तो देखिए वास्तविक मूल है, समान मूल है। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, इस पे अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एग्जांपल है आपके बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी की में, फटाफट से ऐसे देख लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, 0। चलिए देखिए इसको हम लोग सीधी धराचार्य से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना है, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से देखूंगा कंपेयर करके। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकालूंगा तो भाई बताओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 2। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो आप बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बोलो, 3। तो मेरे पर ये आ गई। सेम हमारे हमारे पास हमारा डी क्या होता है भाई, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो माइनस के 4 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरे पर 2 है, इंटू सी क्या है मेरे पर 3 है। ठीक है भाई। तो देखिए जब माइनस का 4 स्क्वायर है तो ये 60 आ जाएगा, 16 सॉरी, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 और 8 के 24, तो माइनस के 24। अच्छा ये कितना बचेगा, माइनस के 8 बचेगा। अब बताइए डी की वैल्यू क्या निकल कर आई है मेरे पर, माइनस की निकल कर आई है। तो जब डी मेरे पर क्या आया भाई, माइनस का आया, इसका मतलब जीरो से क्या आया भाई, जीरो से क्या आया मेरे पर, छोटा आया है। जब डी जीरो से छोटा आएगा तो जो मेरे मूल होंगे वो कैसे होंगे भाई बोलो, काल्पनिक। कैसे होंगे भाई, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है भाई। तो काल्पनिक मूल का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊं, देखिए किस तरीके से समझना है। मतलब जो मेरे पर डी निकल कर आया है तो कैसा है, काल्पनिक। देखिए एक तो मेरे पर ये होता है, ये क्या है आप बता सकते हो, या फिर मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या चीज है, ये वास्तविक है या नहीं, तो आप बोलोगे सर ये वास्तविक है। कैसे, जब इसे रूट से ये बाहर आएगा तो किस में जाएगा, 3 में। ठीक है भाई। अच्छा इसकी बात करूंगा तो इसको बताओ भाई, ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई बोलो, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है भाई, वास्तविक। अच्छा, अब जो काल्पनिक की बात करी जा रही है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी आगे जाके पढ़ते हैं, तो वो क्या चीज होती है कि रूट में माइनस होता है। क्या चीज होती है भाई, रूट में माइनस होती है, और जो रूट में माइनस होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, काल्पनिक मूल। एक तरीके से क्या कह देते हैं भाई, काल्पनिक मूल। तो ये इस तरीके से ये हम 11th क्लास में जब भी आगे पढ़ेंगे तब उसको समझ पाएंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इस वाले क्वेश्चन के जो हमको विभक्तर निकालने के लिए अगर बताए तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इसमें बोला गया है विभक्तर अगर शून्य हो तो इसके मूल बताओ भाई क्या क्या होंगे। चलिए भाई, अगर इसके मूल बताएंगे विभक्तर अगर शून्य हो तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा। यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 12 और सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पर क्या भाई, 9 आ जाएगी। ठीक है भाई, अगर मैं इसको इसके निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पर, x माइनस बी प्लस माइनस, ये तो मेरे पर 0 है, अपॉन यहां से क्या हो जाएगा मेरे पर 2a। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा 2a। तो अब देखिए यहां से b जो निकलेगा मेरे पे 12 निकल जाएगा माइनस के। ठीक है, अपॉन ये 2 और a मेरे पर कितना है, a आप बोलोगे 4 है, a मेरे पर कितना है भाई बोलो, 4। अच्छा यहां से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, तो माइनस के 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, माइनस के 3 अपॉन 2।
तो यहां से अगर मैं श्रीधराचार्य का सूत्र लगाता हूं तो मेरे पर जो देखिए इसमें विभक्ता एक्चुअल में शून्य बोला है। विभक्ता शून्य का मतलब क्या है कि जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 हो गया। अच्छा, अब मेरे पे इसके मूल पूछे तो मूल निकालने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा भाई बोलो? मूल निकालने के लिए मेरे पे क्या लगाना पड़ेगा? जो कि हमको दिया हुआ है, क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। तो उसको ही मैंने लगाया बस, और कुछ नहीं किया। ये लगा दिया मैंने, ये आ गई मेरे पर। तो ये मेरे पर मूल निकल कर आ गए। अब आप मेरे को बता सकते हो ये मूल कैसे हैं? आप मेरे को बता सकते हो ये मूल कैसे हैं? तो आप मेरे को बोलोगे सर ये मूल कैसे हैं? ये समान मूल निकलेंगे, जो मेरे पे एक्स की वैल्यू निकलेगी वो समान निकलेगी -3/2। बट ये चीज क्या है देखिए, जब मेरे डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, सॉरी 0 के बराबर होती है, तो मूल तो समान होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे भाई? वास्तविक होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आप याद रखना कि डी की हमारी जो वैल्यू है वो 3 जगह वो कर रही है लाइक। कैसे? जब 0 से बड़ा हो और डी 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटा हो। इस कंडीशन में क्या होगा भाई? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे मूल। इस कंडीशन में क्या होगा? वास्तविक होंगे और समान होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा भाई? काल्पनिक मूल होंगे। तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गई? ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी। आज की क्लास को इतनी रखेंगे, इसके बाद हम 4.3 एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे। और अगर इसके बाद जो हमारी एक कुछ चीजें और बचेंगी उनको और खत्म करके चैप्टर का डी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के दौरान मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।